आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन के विषय पर बात करेंगे। रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन का अर्थ है कि हम जैसा जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मास को हमेशा कांस्टेंट माना गया है, अर्थात किसी भी पदार्थ या कण के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यदि किसी वस्तु या पार्टिकल का वेग बहुत अधिक हो, इतना अधिक हो कि वो लगभग लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करे, उसके बराबर होने की कोशिश करे, तो उसका मास कभी भी कांस्टेंट या स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वेग के साथ उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता जाता है। यह परिवर्तन इस रिलेशन से बताया गया है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर m0 उस पार्टिकल का द्रव्यमान है जब वह स्थिर है, m उसी पार्टिकल का द्रव्यमान है जबकि वो v वेलोसिटी से मूव हो रही है। इस रिलेशन को हम कैसे ड्राइव करेंगे, ये जानने के लिए इस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं हम। इसमें दो फ्रेम दिखाई गई हैं, एक एस डैश और एक एस। फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से x अक्ष की दिशा में मूव हो रहा है, v अर्थात कैपिटल V। एस डैश में हम देख रहे हैं कि दो पार्टिकल हैं जो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों पार्टिकल का मास m डैश है और पहला पार्टिकल u डैश वेग से प्लस x डैश दिशा में मूव हो रहा है और दूसरा पार्टिकल माइनस u डैश वेग से माइनस x डैश दिशा में मूव हो रहा है। ये स्थिति कोलिजन से पहले की है। टक्कर के पश्चात दोनों पार्टिकल एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उनका कुल द्रव्यमान हो जाता है 2m डैश और वेग माना कि 0 हो जाता है। ये स्थिति यहाँ बताई गई है। अब हम बात करते हैं फ्रेम एस डैश की। एस डैश में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो इन दोनों कणों को, जिनका द्रव्यमान हमने एस डैश फ्रेम में m डैश माना है, उनके द्रव्यमान एस फ्रेम में माना कि m1 और m2 है और वेग जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है एस फ्रेम में बैठा हुआ, वो वेग हैं v1 और v2। जब दोनों में टक्कर होती है और दोनों आपस में मिल जाते हैं तो माना कि एस फ्रेम में अब वो स्थिर नहीं है बल्कि वो v वेग से x दिशा में गतिशील हैं, क्योंकि एस डैश फ्रेम भी s के सापेक्ष v वेग से गतिशील है और दोनों का मिलने के बाद मास जो होगा वो स्वाभाविक है कि m1 प्लस m2 होगा। इस स्थिति को यहाँ हमने दर्शाया है। इन फ्रेम S, velocity of first body is equal to small v1, velocity of second body is equal to v2, mass of first body is equal to m1, mass of second body is equal to m2। मास ऑफ कोलेस बॉडी यानी कि मिलने के बाद दोनों बॉडी जब एक दूसरे में मिल जाती हैं तो कोलिजन के पश्चात उनका द्रव्यमान होगा m1 प्लस m2 और मिली हुई जो बॉडी हैं इनका वेग होगा कैपिटल V कोलिजन के पश्चात या टक्कर के पश्चात। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। घटना घटित हो रही है एस डैश फ्रेम में, लेकिन जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम में बैठा हुआ है वो ये सारी वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करेगा। तो अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम एस फ्रेम में अप्लाई करते हैं तो उस नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल V। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगी, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू कैपिटल V माइनस v2 अपॉन v1 माइनस कैपिटल V। बाय द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़, जो हमने इस चैप्टर में वेलोसिटी के एडिशन के लिए
या एक फ्रेम जो लगभग c के वेग के बराबर मूव कर रहा है, तो उस स्थिति में उसमें जो पार्टिकल होंगे जिनका वेग दूसरे फ्रेम में जो स्थिर है वो बदल जाएगा। तो उस स्थिति में जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो है v1 इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, और v2 इज इक्वल टू माइनस यू डैश प्लस वी 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये वेग हम s फ्रेम में हमने निकाले हैं बॉडी m1 और m2 के लिए। Now substituting the values of v1 and v2 in equation 2 from equation 3, इक्वेशन 3 से v1 और v2 की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, और इसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके m1 अपॉन m2 की वैल्यू को हम निकालते हैं, जो फाइनली आती है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अगेन इक्वेशन 3 को देखिए। यहाँ से अब हम वैल्यू निकाली है हमने सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की, और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू आई है इक्वेशन 6 के फॉर्म में, अर्थात सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम सी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो आएगी सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी नंबर 7। अब इक्वेशन 7 को हम 6 से डिवाइड करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी सी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर। Now dividing by c square on left hand side and taking root we get, देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया सी स्क्वायर से, और रूट लेने पर ऊपर की इक्वेशन जो है वो बन जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ये m1 अपॉन m2 आएगा जब हम इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 4, तो ये जो वैल्यू हमने निकाली वो वैल्यू हो जाएगी m1 अपॉन m2 के बराबर, और इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा m1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अंडर रूट 1 माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन जनरल अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें देन वी विल गेट m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब सपोज अ पार्टिकल रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी v जो है वो 0 है, तो उस स्थिति में उसका मास अगर हम m0 मानते हैं तो ऊपर जो इक्वेशन है वो बदल जाएगी m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू अगेन m0, सो वी विल गेट m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास रेस्ट मास m0 है, रेस्ट मास मतलब जब वो स्थिर अवस्था में है, और वही मास जब v वेलोसिटी से, स्मॉल v हमने दर्शाया इस इक्वेशन में, उस वेलोसिटी से अगर मूव हो रही है तो उसके मास में परिवर्तन होगा, और उसका मास अब m0 ना रह के m हो जाएगा, और जैसे जैसे ये वेग बदलेगा m की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। ये जो परिवर्तन है, चेंज है, उसको हमने यहाँ इस डायग्राम से, इस ग्राफ से शो किया है। एक्स एक्सिस पर हमने वेग लिया है पार्टिकल का या बॉडी का,
और वाई एक्सिस पर हमने मास में वेरिएशन को दर्शाया है। तो हम देख सकते हैं कि जब वेग कम है, किसी पार्टिकल का वेग जब c के वेग की तुलना में कम है तो मास में वेरिएशन नहीं होता, उसका मास कांस्टेंट ही बना रहता है। लेकिन जैसे ही वेग में परिवर्तन प्रकाश के वेग का लगभग आधा हो जाता है तो वहाँ से मास में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और मास तेज़ी से बढ़ता है। हम देख रहे हैं कि ये बढ़ते बढ़ते जब पार्टिकल की वेलोसिटी लगभग c होने की अवस्था में आती है तो मास इन्फिनिटी होने की कोशिश करता है। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि मास कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता और इसलिए किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी c के बराबर भी नहीं हो सकती। इस चीज़ को हम इस इक्वेशन से भी, जो m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इससे भी हम समझ सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम ये कंडीशन फॉलो करें, व्हेन v इज़ वेरी मच लेस देन c, then we can observe that m will be equal to m0, which is equal to the classical value. But when the value of v becomes greater than c by 2, the mass of the particle m increases, and when v tends to c, m tends to infinity. यह हमने tends to टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है क्योंकि हम जानते हैं कि ना तो किसी पार्टिकल का मास इनफाइनाइट हो सकता है और इसलिए किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी c के बराबर नहीं हो सकती। So in conclusion, we can say that force applied to accelerate the particle increases its mass, while velocity remains nearly constant. This shows that by accelerating the particle, it cannot attain the speed equal to or greater than the velocity of light. Thank you.